हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 20 अगस्त 2021 के कुछ प्रमुख पेपर्स में छपे हुए इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनके एडिटोरियल आर्टिकल्स का डिस्कशन, जो कि हम स्टेट पीसीएस हो या बीपीएससी यूपीएससी के डायरेक्टली उन फैक्ट्स को अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक करंट का टच दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ ये है, केजरीवाल जी दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर अगस्त 23 को उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब ये स्मॉग टावर क्या होता है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्मॉग क्या होता है। तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि स्मॉग जो है एक रीसेंट फेनोमेनन है जो कि पॉल्यूशन से जनरेट हुआ है। और इसका जो बेसिक ये है कि स्मोक प्लस फॉग, यानी कि स्मोक है और जब ठंडी के समय में जब धुंध फॉग के साथ जब वो मिल जाता है तो एक बहुत ही डेडली सब्सटेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं स्मॉग। मोस्टली ये देखा गया है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जब ठंडियाँ शुरू होती हैं उन समय पर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग से देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 PM 10.5 अलग अलग माइक्रो बूस्टर्स, सल्फरिक के कॉन्सेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कॉन्सेंट जो रहते हैं, और जो कि लॉन्ग क्रोनिक डिजीज यानी लंग्स के लिए जो भी क्रॉनिक डिजीज बहुत ज़्यादा एक घातक होता है। बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, इवन यंगस्टर्स के लिए भी ये एक एवरेज पाया गया है कि उन समय में जब स्मॉग दिल्ली में प्रिवेल रहता है तो दिल्ली में एक दिन काटना यानी कि एक दिन में 10 सिगरेट फूकने के बराबर होता है। यानी कि आप एक दिन में 10 सिगरेट स्मोक कर जाएं और 1 घंटे दिल्ली में बाहर खुली हवा में रहें, बात इक्वल ही है। तो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत सारे एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, लंग रिलेटेड डिजीज इसकी वजह से होते हैं। मुख्यतः इसके होने के कारण जो होते हैं, सबसे पहले तो पॉल्यूशन ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और रीजंस होते हैं जो खास करके उन समय पर स्मॉग की प्रेवलेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि उस समय जो ठंडी का समय होता है तो डिसेंडिंग हाई प्रेशर जोन होता है दिल्ली के आसपास, जो है एक डिसेंडिंग एयर जोन यानी कि हवा में डिसेंडिंग होता है। और क्योंकि उसको अपोजिट जो है वो आप देखेंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, और किस तरह से जो डिसेंडिंग एयर जोन की वजह से एक लो हाई प्रेशर जोन बनता है जिससे हवा का चलना भी कम से कम फैनिंग शुरू हो जाती है, तो उस एरिया में एयर मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बगल वाले आसपास के पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में उस वक्त जो फसलों की कटाई होती है, जो उसका बचा हुआ स्टबल रहता है, इसको हम कहते हैं पराली के जलने से भी बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स, कार्बोनेटेड पार्टिकल्स हवा में राइज करते हैं, जो इनको प्लेटफॉर्म देते हैं फॉग को सेटल होने के लिए, और कहीं ना कहीं जाकर ये एक कंप्लीट फेनोमेनन बनता है जो कि जिसके एटमॉस्फेरिक रीजन्स भी हैं और कल्चरल रीजन्स भी हैं। एंड दैट इज़ वाई उस समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली की, वो जो है सीवियर टू वेरी सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है। तो उसी को दूर करने के लिए दिल्ली में स्मोक टावर्स लगाने का बहुत साल से प्रपोजल चल रहा था। उसमें से एक पहला स्मोक टावर जो है वो बाबा खड़क सिंह मार्ग में कनॉट प्लेस CP पर लगा रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। दूसरी न्यूज़ देखते हैं कि चाइना ने जो है वो तिब्बत में की एनिवर्सरी जो मनाते हुए उसमें की 70वीं एनिवर्सरी मनाई है कि तिब्बत की, और यहाँ पर उनके लीडर्स ने ये कहा है कि चाइना तिब्बत को चाइना की भाषा, कल्चर, और ना सिर्फ भाषा और कल्चर बल्कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो कम्युनिस्ट कल्चर है उसको अपनाना चाहिए। अब समय हो गया है, बहुत वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष हो चुके हैं चाइना के। तिब्बत के लोग मानते हैं कि 17th ईयर ऑफ चाइनीज़ इन्वेशन, चाइना के लोग मानते हैं कि 17 ईयर्स ऑफ रीगेनिंग बैक द टेरिटरी। और उसी के हिसाब से अब देखिए जिस तरह से ये जो अक्साई चीन पर उन्होंने कब्जा किया, जो भारत का हिस्सा है, अरुणाचल पर भी वो दावा ठोकते रहता है। तो माओ की 5 फिंगर पॉलिसी का जो पार्ट था, उसी पार्ट को आगे करते हुए चीन जो तिब्बत के लोगों पर ये एक्सट्रीमिस्ट बता रहा है कि आपको जो है हमारा कम्युनिस्ट कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए, चाइनीज़ भाषा सीखनी होगी, चाइनीज़ कल्चर सीखे तभी जाकर आप पूरी तरह से हमारे साथ मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह से तिब्बत के लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, इसमें इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होने की वजह से वो अभी उनके कुछ लोग भारत में आकर जो एग्जाइल में द गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रहे भारत में। धर्मशाला के पास बहुत लोग हैं, दलाई लामा जी भी यहाँ हैं, और इसी वजह से किस तरह से चीन जो है वो इस प्रांत में यूनान में जो है वो उइगुर मुस्लिम के साथ वही चीज़ कर रहा है, यहाँ पर जो है वो तिब्बतियों के साथ वही चीज़ कर रहा है, यहाँ साउथ चाइना सी में भी वो कर रहा है। तो इस तरह से जो हेजेमनिस्टिक चीन अपनी नीतियों के कारण जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो अपने आप को एक पीसफुल कंट्री और ग्लोबल राइज एंड ग्लोबल सपोर्टर मान रहा है, लेकिन अपने इंटरनल सिचुएशंस में जो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को कमिट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसको कहते हैं एथनिक क्लींजिंग,
यानी कि उनके लोगों का कल्चर ख़त्म करके, उनके लोगों की भाषा ख़त्म करके और इवन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी ख़त्म करके वो 70 साल के इन्वेजन का जश्न मनाकर उन पर इंटिमिडेट करके उन्हें ज़बरदस्ती अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपलोड करने के लिए अप्रूव कर रहे हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास करके वैसे देश जो अपने आप को लोकतंत्र का, ह्यूमन राइट के चैम्पियंस मानते हैं, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने अफ़गानिस्तान में देखा है किस तरह से दुनिया भर को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का पार्ट पढ़ाने वाले देश जब भागते हैं तो कैसे दिखते हैं। किस तरह से अमेरिका ने अपना जो एक छवि पेश की दुनिया के सामने कि किस तरह से पहले वो कहीं भी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते थे, किस तरह से कहीं भी मानव अधिकार की रक्षा के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन उन सारी रक्षा के पीछे उनका एकमात्र इंटरेस्ट होता था देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जहां से उनका आर्थिक हित खत्म हो जाता है वो वहां से भाग खड़े होते हैं। और इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड को अब एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, भारत को यूएनएससी में एंट्री की ज़रूरत है और उसके पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है जो ओवरऑल ग्लोबल लीडरशिप को आगे बढ़ा सके और एक फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड में जहाँ सबकी बात सुनी जाए, ह्यूमन राइट्स मेंटेन हो, प्लूरिस्टिक सोसाइटी हो और डेमोक्रेसी प्रिवेल रहे। इस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है। ग्लोबल पावर्स विल हैव टू contribute together in order to find a fairer, equitable and plural world। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लिखा गया है SY कुरैशी जी द्वारा। हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत ही रिनाउंड पर्सन है। और इन्होंने जो हाल ही में जो तालिबान ने कल की न्यूज़ हमने देखी थी, कहा था कि हम शरिया कानून लागू करेंगे। और इसी वजह से जो बहुत से लोग हैं या बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, देशों ने कहा था कि जो शरिया कानून में महिलाओं के अधिकार हो, शिक्षा हो, मॉडर्निटी पर कहीं ना कहीं एक पुराना कानून है, दकियानूसी कानून है और इस तरह से महिलाओं के अधिकार को ये हटा देता है, इसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता, या अमानवीय कानून है। तो SY कुरैशी जी ने शरिया के असली कानून का असली मतलब बताया है कि किस तरह से बहुत से जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनको भी ठीक से नहीं पता कि शरिया का कानून वाकई में क्या होता है। तो यह लड़ाई जो लोग इस्लाम के नाम पर तालिबान लड़ रहे हैं कि हम इसमें इस्लाम के नाम पर शरिया काबिज करना चाहते हैं, उनको ठीक से ये भी नहीं पता है कि इस्लाम है क्या, शरिया क्या है और क्या है शरिया। इसको लोगों के बच्चे बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिए है। हमें एग्जांपल्स के साथ हमें इसमें से की पॉइंट्स लेकर इसको यूज़ करना है, किस तरह से जो मिस इंटरप्रिटेशन करके जो ऑर्थोडॉक्सी है उसे लाया जा रहा है और एक वर्ल्ड में ग्लोबल एंटी इस्लामिक जो इमेज का प्रचार हो रहा है, खास करके अफ़गानिस्तान का बहाना लेकर कि अगेन जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने रखे हैं। देखते हैं क्या है कि उन्होंने कहा कि पहले शरिया का मतलब समझते हैं। तो शरिया का जो अरबी शब्द है उसका मुख्य मतलब होता है कि ये शरिया का मतलब होता है एक पंथ, एक रास्ता, वो रास्ता जो मुसलमानों को फॉलो करना होता है। और इसे ही कहीं कहीं पर इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, जो कि इसका मुख्य सोर्स है। शरिया जो है वो कुरान से आता है, डायरेक्ट कुरान मजीद से, या फिर सुन्ना जो कि हैबिचुअल प्रैक्टिस थी किसकी, पैगंबर मोहम्मद जी की, और हदीस यानी कि उनकी कही हुई बातों का रिकॉर्ड, रिलीजियस कमेंट्रीज। इन तीन चीज़ों से मिलकर कुरान, सुन्नत और हदीस को मिलाकर जो बनता है उसे शरिया कानून कहते हैं, यानी कि इस्लामिक लॉ कहते हैं। लेकिन उसमें अगर और डिटेल में देखा जाए तो उसके दो अलग अलग और सोर्स हैं, जैसे कि इजमा, जो जूरिस्ट, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स, जूरिस्ट, जजेस के रूलिंग्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को अंडरटेक करके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को एक्सप्लेनेशन में लिया जाता है, ठीक उसी तरह से। और कयास जो कि एनालॉजी और इंटरप्रिटेशन, कि किसी लॉ को, यानी कोई कुरान में कोई आयत लिखी गई तो उसका इंटरप्रिटेशन, जो फाइनल इंटरप्रेटर भारत के संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से अलग अलग समय में जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग जूरिस्ट ने किस तरह से कुरान में लिखी हुई बातों का इंटरप्रिटेशन किया है, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो बनता है वो शरिया है। और ये कहना कि शरिया जो है वो महिलाओं के ख़िलाफ़ है, एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, मॉडर्निटी के ख़िलाफ़ है, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि 1400 साल पहले, यानी 14 सेंचुरी पहले, इस्लाम ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना है। और इसके उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो एग्जांपल कोट करना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी है कि आप बताएं कि जो इस्लाम के नाम पर एंटी वुमेन, एंटी एजुकेशन, एंटी मॉडर्निस्टिक राइट और जो इस्लामोफोबिया कहीं ना कहीं फैल रहा है वो एक्चुअली एक गलत इस्लाम है। बाकी एक्चुअली में इस्लाम में इस तरह की चीज़ें नहीं दी गई हैं। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना गया है। और पुराने समय में भी उन्होंने व्यापार हो, युद्ध हो और भी एक्टिविटी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट किया है।
इस्लाम ही वो पहला ऐसा धर्म था जिन्होंने महिलाओं की प्रॉपर्टी हो या फिर उनकी इनहेरिटेंस, ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को बहुत पहले माना। बाकी अन्य रिलीजन्स ने इसे फिर आप देखेंगे कि 20वीं सदी में जब खास करके एशिया के क्षेत्र में जब रेनेसा होता है, नवजागरण, सोशल रिफॉर्म जब चलते हैं उसके बाद, लेकिन ये इस्लाम में ये बहुत पहले से चला आ रहा था। हाँ, हालांकि इसकी इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, ये कानून थे, लेकिन जो एक पुरुष प्रधान समाज था, मेल सोवर्निस्टिक सोसाइटी, उसने कभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन पर जोर नहीं दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय मेल्स और इसलिए फीमेल राइट्स को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन इस्लाम में ये सारे प्रावधान पहले से दिए गए थे। कुरान जो है वो फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि जो छोटी छोटी बच्चों का जो गृह भ्रूण हत्या होती है उसको भी 14 सेंचुरी पहले ही उसने इसे जो है वो गैर इस्लामिक बताया। इस तरह की चीज़ों को, इतना प्रोग्रेसिव चीज़ है, ठीक है, जो भ्रूण हत्या होती हैं, जो यहाँ पर अब देखेंगे भारत में दूध पीती या इस तरह की जो चीज़ें होती थी, उसको, उस तरह की चीज़ों को 1400 साल पहले ही उसने गैर इस्लामिक बता चुका है, पाप तीसरा बता चुका है। इस्लाम ने महिलाओं को बराबर लीगल स्टेटस यानी कि इसको कहते हैं कानूनी अधिकार भी दिए हुए हैं, यानी कि वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, हर तरह के बिजनेस कर सकती हैं बिना किसी के कंसेंट के। तो ये जो तालिबान कह रहा है कि हमारे कंसेंट लेकर महिलाओं को जॉब करना पड़ेगा, ये ना तो एंटी इस्लामिक है बल्कि शरिया के बिल्कुल उलट है, जो शरिया वो लागू करना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि एक्विजिशन टू नॉलेज इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मुस्लिम्स मेल एंड फीमेल, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार, नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार हर किसी को है और सबके लिए ज़रूरी भी है। तो तालिबान का ये फरमान कि महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती या आगे रिसर्च नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, ये जो है वो शरिया के ख़िलाफ़ है। तो ये तालिबान शरिया किस तरह का शरिया लागू करना चाह रहा है? जो लोग नॉलेज के साइड में जाते हैं वो क्या है कि इन द वे ऑफ अल्लाह, यानी कि शिक्षा करना कहीं ना कहीं ईश्वर को ढूंढने की बराबर की बात इस्लाम में कही गई है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉट ओनली तालिबान, बहुत सारे मुस्लिम्स को भी शरिया का जो असली मतलब नहीं पता। उन्हें वही कानून पता है जो उनके रिलीजियस लीडर बता देते हैं, ना वो रिसर्च करते हैं ना वो जानते हैं, और इसीलिए लोग इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और इसी वजह से इट इज़ क्लियर है कि तालिबान जो है वो महिलाओं या समाज के खिलाफ़ नहीं, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ़ है और मुस्लिम्स के भी खिलाफ़ है। सारे जगत के मुस्लिम वर्ल्ड को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि शरिया के नाम पर जो आप कर रहे हैं वो शरिया एक्चुअल में है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट था। आर्ट एंड कल्चर में हो या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आप लिख सकते हैं कि किस तरह से जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है या एंटी इस्लामिस्ट मूवमेंट कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान का रूप लेकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में जो तालिबान लागू करना चाह रहा है वो शरिया है ही नहीं, क्योंकि शरिया का जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इन सब चीज़ों लिया गया है और उसमें महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी गई है। शिक्षा ग्रहण करने को अल्लाह के पास जाने के बराबर माना गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एंटी इस्लामिक है और एंटी शरिया। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, ओजोन पैक्ट इन द क्लाइमेट फाइट। हाल ही में भारत ने जो बुधवार को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि बहुत पहले, ठीक है, 1989 में ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताना है कि मॉन्ट्रियल किस देश में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, उसमें एक अमेंडमेंट आया था 2016 में, जिसको कहते हैं किगाली, जो कि रवांडा में एक है। वहाँ पर एक अमेंडमेंट यानी कि कुछ प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए गए थे, उसको अब जाकर हमने एक्सेप्ट किया है। इसका रेटिफिकेशन में समस्या देर इसलिए नहीं लगी क्योंकि भारत इसके विरोध में था, बल्कि भारत जो है वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मोल्ड कर रहा था, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत देख रहा था, क्योंकि यूएसए और चाइना के भी जो इसको रेटिफिकेशन में समय लगाया था, और क्योंकि वो इस तरह के नियम बना सकते थे जो भारत को कहीं ना कहीं भारत के हितों को जो है वो प्रभावित कर सकता था, इसी वजह से भारत ने इसमें समय लिया और इसे रेटिफाई किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसके खिलाफ थे। हम ये देख रहे थे कि अन्य जो डेवलपिंग देश खास करके और जो ग्रीन हाउस एमिटिंग कंट्रीज़ है, बड़ी लेवल की यूएसए हो या चाइना हो, वो इसमें किस तरह से कहीं ना कहीं इंडिया को डिसएडवांटेजली तो नहीं प्लेस कर देंगी। तो हमने 2016 में जो किया गया किगाली अमेंडमेंट है उसको अब जाकर रेटिफाई किया है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि देश की संसद जो है उसे इस एग्रीमेंट में पहला पार्ट होता है कि उसे उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में जाकर साइन करे, तो वो हुआ कि हमने सिग्नेटरी बने।
और सिग्नेटरी बनने के बाद उस एग्रीमेंट को जब उस देश की संसद सर्वोच्च सदन जब उसे पास कर दे तो उसे रेटिफिकेशन कहा जाता है। बेसिकली मुख्यतः जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए नहीं था, ये था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए। ऐसे गैसेस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को खा जाते थे। आपको पता है कि ओजोन क्या होता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जो लगे स्ट्रेटोस्फेयर, उसी में जो अपर पार्ट है वो ओजोन की परत है, ओजोन लेयर। इसका मुख्य काम क्या होता है कि सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं उसको रोकते हैं, डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन ना होकर वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो यूवी रेज के साथ रिएक्ट करके एक रेडिकल ऑक्सीजन यानी कि हाईली चार्ज्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है O3 जिसे हम कहते हैं ओजोन। और इसी बीच में यूवी रे का कंजम्पशन हो जाता है तो वो रे जो है सीधा सीधा धरती पर नहीं पहुंचती और जिससे जो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ पर होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे गैस हैं, खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है इन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड्स बना देते हैं, जिससे जो O2 बचा हुआ है वो O3 के साथ, रेडिकल के साथ रिएक्ट ना कर वो फिर CFO के साथ रिएक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं ओजोन की जो है वो कमी होने लगती है। तो ओजोन कोई वाकई में जाली नहीं है, ये एक गैस की परत है। और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसमें ऐड हो जाते हैं तो होता यह है कि ओजोन O2 से O3 ना बनकर ये CFO बन जाता है और कहीं ना कहीं जो ओजोन है वो कम होने लगता है और फिर जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंचती हैं धरती पर और बायोलॉजिकल नुकसान कराती हैं। तो इसको कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसमें जो प्रमुखता पहले पाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल और ख़ास करके इसका इफेक्ट देखा गया था उन कंट्रीज़ पे जो टेम्परेट रीजन्स पे रहते हैं, यानी ठंडी रीजन्स पे, और नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स पे रहने वाले कंट्रीज़। तो और अगर आप कोइंसिडेंटली ये देखेंगे तो इन सारी जगहों पर जो पोल्स या टेम्परेट रीजन्स पे जो भी देश हैं वो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और इतने सारे क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल्स हुए या अमेंडमेंट्स हुए, IPCC हो या UNFCCC हो, उन सब में से सबसे सक्सेसफुल एग्रीमेंट अगर कोई रहा है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है वो डेवलप कंट्रीज़ पर पड़ा है। और क्योंकि जब बारी उनकी आई तो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए, गरीब कंट्रीज़ को दिए और पूरा प्लान बनाया और जाकर अपना ओजोन लेयर डिप्लेशन काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ये देखने को मिलता है कि जब इच्छा शक्ति डेवलप्ड देशों की थी तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हुआ। लेकिन वहीं आप देखेंगे अन्य एग्रीमेंट्स हो, अर्थ समिट, क्लाइमेट समिट एग्रीमेंट्स हो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो, वहाँ पर ये देश जो है वो आनाकानी दिखाते हैं, यानी कि जब इन पर खुद समस्या आती है तब चीज़ें होती हैं, अन्यथा पूरे विश्व में बढ़ रही हैं तो उनसे डेवलप कंट्रीज़ को कोई लेना देना नहीं होता। तो पहले जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना गया था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्सर्जन को रोकने के लिए बना था। बाद में ये देखा गया कि एक और गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए लोगों ने फिर ये मुख्यतः रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग गैसेस के लिए जो ACs और रेफ्रिजरेटर में यूज़ किए जाते थे, इसके बजाय लोगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCs यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि बाद में ये पाया गया कि इससे 250 गुना, यानी कि आप देखेंगे कि उसकी जो पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 2500 गुनी ज़्यादा, यानी कि ये ओजोन में तो हेल्प कर रहा था, ओजोन डिप्लीशन को तो रोक रहा था, लेकिन इसने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये समस्या देखी गई कि अब इसको भी, इसके उत्सर्जन को भी रोकना है और इसीलिए किगाली एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया 2016 में, ताकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी रोका जा सके, उसके उत्सर्जन किया जा सके। क्योंकि उस वक्त HCFC जो थे वो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं थे, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं रखा गया था। लेकिन जब बाद में ये पाया गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 2500 गुना ज़्यादा टेम्परेचर वार्मिंग पोटेंशियल एंड टेम्परेचर को स्टोर करता है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार है, तब जाकर इसे रवांडा में साइन किया गया किगाली एग्रीमेंट 2016 में, और इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, क्योंकि बाद में वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी चीज़ें कर रहे थे। अंततः ये देखा गया कि मोस्टली जब आप देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को 98.6% यानी कि सक्सेस रेट इसका देखिए कि बहुत बढ़िया था, और बाकी के 1.4% HCFCs को भी ट्रांजिशन के लिए शुरू हो गया। इस तरह से चीज़ें आगे आगे बढ़ रही और आखिर में ये डिसाइड किया गया कि किगाली एग्रीमेंट अगर वाकई में ठीक तरह से लागू होगा तो वो जो है, जो हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो हमारा लक्ष्य है
कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो बेसिक है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के समय से यानी प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से केवल और केवल 2 डिग्री सेल्सियस तक कहीं ज़्यादा तापमान, एवरेज तापमान तक ही हम जाएँ, उससे ज़्यादा तापमान ना बढ़े, इसमें भी कहीं ना कहीं किगाली एग्रीमेंट जो है वो हमें हेल्प कर सकता है। अब इसके लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने एक 20 साल का प्रोग्राम ICAP डिज़ाइन किया। इसका अर्थ है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। ICAP बेसिकली हमने ये एस्टिमेट लगाया कि आने वाले 20 वर्षों में हमें कितने एयर कंडीशंस, ऐसे कूलिंग डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि उन कूलिंग डिवाइसेस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अन्य ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का यूज़ हो रहा था, तो किस तरह से उन कूलिंग डिवाइसेस को इन गैसेस को यूज़ किए बिना यूज़ किया जा सके, यानी कि विदाउट गेटिंग कंजम्पशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ दिस कूलिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इवन रेजिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी मेड। और इसी वजह से हमने जो है एक रेफ्रिजरेंट डिमांड को 25 से 30% कम करने का एक लक्ष्य बनाया है आने वाले 20 वर्षों में, जिसमें IIT और बॉम्बे हो या CSI या SU कैंप बेंगलोर हो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज़ हो, हमने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम शुरू किया है कि किस तरह से हमारी ज़रूरतों को देखते हुए, लेकिन साथ ही साथ कि वो जो गैसेस हम यूज़ करें वो ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, उनका 25 से लेकर 30% तक रिडक्शन हो, और हम पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो अपने IDC इंडेंटेड नेशनल कमिटमेंट में पूरा कर सके। तो ये था बेसिकली ओजोन लेयर और उसके लिए किगाली एग्रीमेंट, जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रमुख एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति, आपने देखा होगा कि हाल ही में लाहौर में एक व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानते हैं कि ये महाराजा रणजीत सिंह ने, आपको पता है कि जब सिख एम्पायर, जो सिख कुल जो थे वो 12 मिसलों में बटे हुए थे, उन 12 मिसलों में से एक मिसल था सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल के से एक लीडर निकलता है जिसका नाम होता है रणजीत सिंह। वो उन 12 मिसलों में से को इकट्ठा करता है, उन 12 मिसलों को इकट्ठा कर एक पूरा पंजाब एम्पायर, सिख एम्पायर बनाते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल, कश्मीर और इंडिया का पंजाब, यानी कि पूरा जो पंजाब क्षेत्र है उस पर सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये सबसे पहले सिखों को एकत्र करने वाले, जिस तरह से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर का उद्भव कराया, उस तरह से यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह, खास करके जब तीसरे पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की हार होती है अहमद शाह अब्दाली से, और ये जो पूरा रीजन है वो डिस्टर्ब रहता है बार बार अफ़गानी अटैक से। ऊपर आप देखेंगे अफगानिस्तान है, तो अहमद शाह अब्दाली हो, नादिर शाह हो, जिस तरह जब मुग़ल एम्पायर वीक हो जाता है और यहाँ अफ़गानी अटैक्स कंटिन्यूसली इस नॉर्दर्न प्लेन्स पे होते रहते हैं, समस्या उस जगह की चीज़ नहीं होती, तो एक नया लीडर उभर के निकलता है और फिर इन पूरे शहर को, इस पूरे एक नए किंगडम को एक नया रूप देता है। उसी में लाहौर में जो पहले से अकबर द्वारा, शाहजहाँ द्वारा मुग़ल कालीन किलों का फिर से निर्माण कराता है, लाहौर सिटी का निर्माण करता है। इसलिए आप देखें कि बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी महाराजा रणजीत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, उससे अपना एक पंजाबी कल्चर को जोड़ते हैं। तो बिफोर बीइंग अ मुस्लिम और अ हिंदू, दे थिंक देमसेल्व्स टू बी अ पंजाबी। और महाराजा रणजीत सिंह को एक पंजाबी अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जाता है। लेकिन उसमें जब कोई धार्मिक जो तत्व है, रिलीजियस तत्व है, जो एंटी सोशल तत्व है, वो कहीं ना बार बार हिंदू मुस्लिम या पंजाबी मुस्लिम के बीच में फ़र्क कराने के लिए कभी कभी इस तरह की घटनाएं बहुत बार हुई हैं। और ये नहीं, कम से कम ये तीसरा या चौथा इंसिडेंट है जब वहाँ के लोग जो है वो इस तरह से कहते हैं कि नहीं, ये तो सिख हैं, तो एक इस्लामिक देश में सिख की आप मूर्ति कैसे लगा सकते हैं, यह गैर इस्लामिक है। और लोग जब धर्मांतरण के रूप से या धार्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने लाहौर शहर का पुनरावर्तन किया था, कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज़ किया था। लाहौर शहर जो अपने मॉडर्न फॉर्म में है वो कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह द्वारा है, वहाँ लाहौर का किला हो। और इसीलिए उन्होंने जो है वो अफ़गानों को भी हराया था और काबुल तक उनका रीजन था, कश्मीर भी उसके पास था। आगे चलकर जब तक ये रहते हैं तब तक इनके पास एशिया की सबसे समृद्ध आर्मी रहती है। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास एशिया की सबसे समृद्ध आर्मी रहती है उस वक्त की, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को, गोरखास को, मराठास को, सेंट्रल इंडिया से और यूनाइटेड प्रोविंस से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर मतलब आप समझें कि ब्रिटिश एम्पायर के बाद सबसे बढ़िया किसी के पास आर्मी रहती है तो ब्रिटिश के। तो जब तक वो
महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहते हैं, ब्रिटिशर्स की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पंजाब एम्पायर में वो एंट्री ले सकें। लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद एज़ यूजुअल आपसी मतभेद के कारण, आपसी अनियमितता के कारण, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फिडेलिशिप होता ही है कि पंजाब एम्पायर बिखर जाता है। उसके बाद 2 पंजाब वॉर होते हैं, एंग्लो सिख वॉर, और उनके लड़के, जो सबसे छोटा लड़का होता है राजा दिलीप सिंह, और उनकी जो सबसे छोटी बीवी होती है रानी जिंदन कौर, उनको सेपरेट कराकर दिलीप सिंह को ले जाया जाता है यूके। वहाँ महारानी के अंदर उनका पालन पोषण होता है, और इसी बीच में जो कोहिनूर है वो उनके हाथ में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी पंजाब की अस्मिता है वो रंजीत सिंह से जुड़ी हुई है, और इसीलिए पंजाब के लोग इस काफ़ी सेंसिटिव मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो धार्मिक तत्व हैं वो बार बार ये कहते हैं कि नहीं, कि किसी इस्लामिक देश में किसी आप सिख की पूजा कैसे कर सकते हो, उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, और इसलिए ये सारी जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और ये इंसिडेंट ये दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो सिख्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकार जो है वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप रीसेंट कंट्रीब्यूशंस में, रीसेंट डेवलपमेंट्स में लिख सकते हैं कि किस तरह से भारत में माइनॉरिटी के राइट्स है, और किस तरह से अन्य देशों में जो भारत से ही बने हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जो कि एक पूरे इंडियन उपमहाद्वीप का सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट है, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटी के राइट्स देखिए और भारत में देखिए तो जो कंपैरिजन, खास करके जब आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, तो भारत जो एक लोकतंत्र है, भारत देश बाकी देशों से क्यों अच्छा है, हम क्यों महान है, उसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपके सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।